वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों जो आज का ये हमारा लेक्चर रहेगा तो ये 5000 प्लस जो क्वेश्चन है हमारे उसका अगला पार्ट रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप उनको भी देखिए, ताकि आपको सभी प्रश्नों का स्तर पता चलता रहे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और ये जितने भी प्रश्न हैं ये पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आपके समक्ष इन्हें लाया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये आपके लिए। ठीक है, तो हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे आपकी नेक्स्ट परीक्षा में। फिर देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी टीम के द्वारा जो कोर्स लॉन्च किया गया है पीजीटी हिंदी के लिए, उसकी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो ये देखिए, जो पीजीटी हिंदी है इसके लिए न्यू बैच बिठाया जा रहा है। कब से ये न्यू बैच बिठाया जाएगा? 15 जुलाई 2023 से हमारा पीजीटी हिंदी के लिए न्यू बैच बैठ रहा है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे तो वो जल्द से जल्द इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। आपको अवगत होगा ही होगा कि अब हिमाचल प्रदेश में पीजीटी हिंदी की पोस्टें निकलने वाली है, तो इस हेतु आपको इस बैच के साथ जुड़ना चाहिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। हर रोज़ आपको टॉपिक के हिसाब से रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। हर रोज़ टॉपिक के हिसाब से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे। हर एक वीडियो लेक्चर का पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। हर रोज़ रात 9 बजे आपको टेस्ट उपलब्ध करवाया जाएगा। तो देखिए, सबसे बेस्ट मेथड ये रहता है कि सुबह आपको कोई लेक्चर दिया जाए और रात को उसका टेस्ट लिया जाएगा। पहले तो आप ध्यान से लेक्चर को देखेंगे, फिर रात को अगर उसका मूल्यांकन भी आपके समक्ष कर दिया जाएगा तो आपको इससे बेहतर क्या ही चाहिए। तो बेस्ट मेथड रहता है, इस मेथड से हम आपको पढ़ाएंगे। फिर देखिए, ये भी प्रश्न रहता है आपका कि जो पूरा कोर्स है कितने दिनों तक चलेगा, कितने महीने तक चलेगा। तो जो ये कोर्स रहेगा पूरा 90 दिनों तक चलेगा, 3 महीने तक। ठीक है, 90 दिन अर्थात 3 महीने तक चलेगा। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको पूरा हिंदी साहित्य कवर करवाया जाएगा, पूरा A to Z। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के साथ जो भी इस बैच के साथ जुड़ेगा उसको पिछले वर्षों की हर पीडीएफ भी दी जाएगी और साथ ही यहाँ पर आपको अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ भी प्रदान करते रहेंगे हम, जो महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए और अवश्य इससे लाभ उठाइएगा। फिर देखिए, थोड़े जो शुरू के 10 कैंडिडेट होंगे उसके लिए यहाँ पर 200% ऑफ भी रहेगा, 200 का ऑफ रहेगा। जो जुड़ते हैं शुरू के 10 कैंडिडेट उनको इसका लाभ मिलेगा। अगर जुड़ना है तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8193122129। इस पे आपने व्हाट्सएप करना है, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। तो देखिए, तो जो पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ? तो आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही का चुनाव करना है आपने। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें जो सही हो जाएगा कि जो ब्रजभाषा का विकास हुआ है ये आपकी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। बाकी देखिए, थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर आपको शौरसेनी अपभ्रंश की दे देता हूँ, क्या है, किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जो अपभ्रंश है ये आपके शौरसेनी अपभ्रंश है, खश अपभ्रंश है, अर्धमागधी है, मागधी है, पेशाची है, ब्राचट है और महाराष्ट्री है। फिर जो प्रश्न है यहाँ पर ब्रजभाषा का शौरसेनी का, तो जो शौरसेनी है इसकी जो उपभाषाएं हैं ये मुख्यतः 2 मानी जाती हैं। एक तो हो गई पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी हिंदी। तो जो ब्रजभाषा है ये किसके अंतर्गत आती है? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। परीक्षा में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पश्चिमी हिंदी है इसकी अन्य बोलियां कौन कौन सी हैं। एक तो होगी आपकी ब्रजभाषा, दूसरी खड़ी बोली, इसे कौरबी भी कहा जाता है, तीसरी हरियाणवी, इसे बांगरू भी कहा जाता है, चौथी आपकी बुंदेली हो गई, 5वीं कन्नौजी। तो ये ध्यान आप यहाँ पर रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए ये। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो बताइएगा अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। जो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम होगा तो ये अवहट होगा। क्या होगा? अवहट। तो देखिए,
अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था थी इसे अभट के नाम से भी जाना जाता है और पुरानी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत के पश्चात कौन कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है भारत में, तो ये देखिए पहले तो संस्कृत थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और सबसे अंत में जाकर हिंदी। अगर आपसे पूछा जाएगा हिंदी का विकास कब से कब तक स्वीकार किया जाता है, तो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक इसका विकास स्वीकार किया जाता है। फिर है अगला प्रश्न 3, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो जो अपभ्रंश में स्वर पूछे जाते हैं तो ये थे 8। कितने? विकल्प ए यहाँ सही होगा, 8 स्वर थे फिर है अगला प्रश्न 4, मगही किस हिंदी प्रदेश में बोली जाती है? तो जो मगही बोली जाती है तो बताइए, तो ये बोली जाती है आपके बिहार में। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो मगही बोली जाती है ये बिहार में बोली जाती है। तो अगर प्रश्न बनता है बिहार की अन्य बोलियां कौन कौन सी हैं, एक तो मगही होगी, दूसरी भोजपुरी, तीसरी मैथिली। अगला प्रश्न है 5, इसमें पूछा गया है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो बताइएगा भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो जो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार माना जाता है तो ये माना जाता है इतिहास को। किसको? इतिहास को। सी यहाँ सही विकल्प हो जाएगा। इसके पश्चात रुख करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में पूछा गया है पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो जो पुष्पदंत माने जाते हैं ये माने जाते हैं आपके 10वीं शताब्दी के कवि। यहाँ पर जो सी सही विकल्प हो जाएगा। अगर पुष्पदंत का आविर्भाव पूछा जाए तो ये 972 ईस्वी के आसपास माना जाता है, अर्थात 10वीं शताब्दी। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो मुख्यतः पुष्पदंत की मानी जाती हैं 3 रचनाएं। कितनी? 3। फिर देखिए जो पुष्पदंत हैं इनसे संबंधित आपसे प्रश्न बन सकते हैं कि जो पुष्पदंत हैं इनकी मुख्यतः 3 रचनाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी? महापुराण, जसहर चरित या जसहर चरियु, फिर तीसरा है नय कुमार चरियु। ये 3 इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। ज़्यादातर पूछा जाता है महापुराण किसकी रचना है। फिर इसके पश्चात देखिए जो पुष्पदंत हैं ये स्वयं को अभिमान मेरु कहते थे, काव्य रत्नाकर, कवि, कुल तिलक, ये इनकी उपाधियां भी मानी जाती हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर दोहा कोश किसकी रचना है, तो ये बताइएगा। तो जो दोहा कोश मानी जाती है ये सरहप्पा की रचना मानी जाती है। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं हम सरहप्पा की, तो इनका समय भी पूछा जाता है। समय कब का है इनका? 769 इनका समय है और 8वीं शताब्दी, अगर मोटा मोटा कहें तो 8वीं शताब्दी हो जाएगा। सरहप्पा के संबंध में अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए थे कि जो कई विद्वान ये मानते हैं कि जो हिंदी का प्रथम कवि है वो सरहप्पा ही है। ठीक है, और इन्हें सिद्धों के अंतर्गत गिना जाता है। फिर है अगला प्रश्न 8, काव्य की रीति सीखी सुकविन सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें, इस काव्योक्ति के कवि हैं। तो बताइए इस जो काव्य पंक्ति है इसके उक्तिकार कौन होंगे? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा भिखारीदास। विकल्प टी सही हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न आगे भविष्य में बन सकता है कि जो भिखारीदास है ये किस युग के कवि माने जाते हैं, तो भिखारीदास माने जाते हैं आपके रीतिकाल के प्रमुख कवि। अगला प्रश्न है 9, इसमें पूछा गया है हरि रस पिया जानिए, जे कबहू ना जाए खुमार, मैमनता घूमत फिरे नाही तन की सार, इन काव्य पंक्तियों के कवि कौन होंगे? तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं। तो जो सही विकल्प देखिए यहाँ पर होगा, तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं कबीरदास। किसकी है? कबीरदास की। इसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ
जो कबीरदास हैं ये भक्ति काल के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं। मुख्यतः संत काव्य धारा का प्रवर्तन इनके द्वारा किया गया था, कबीरदास के द्वारा। फिर अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो ये पूछा गया है देव कवि की रचना कौन सी है। जो दिए गए विकल्प हैं इनमें से देव कवि की एक रचना है, उसका नाम बताना है। तो जो भावविलास है ये देव कवि की रचना हो जाएगी, ठीक है, भावविलास। अगर आपसे प्रश्न बनेगा परीक्षा में कि जो भावविलास है इसका समय क्या होगा, 1689 इसका समय हो जाएगा, ठीक है। बाकी की रचनाएं भी बता देता हूँ। काव्य निर्णय, काव्य निर्णय किसकी रचना है, भिखारी दास की। रसराज ये किसकी रचना हो जाएगी, तो ये मतीराम की रचना हो जाएगी। श्रृंगार निर्णय ये किसकी रचना होगी, तो श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा 11, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं, तो कौन होंगे साहित्य लहरी के रचनाकार। तो जो आपकी रचना है साहित्य लहरी, इसके रचनाकार होंगे आपके सूरदास। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है ये साहित्य लहरी, तो सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। जो सूरदास हैं इनके द्वारा सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी ये 3 रचनाओं की रचना की गई थी। अगर पूछा जाए सूरदास का समय कब से कब तक का है, तो ये 1478 से लेकर 1553 तक इनका समय माना जाता है। जो कृष्ण काव्य धारा है इसका प्रचार प्रसार सूरदास के द्वारा मुख्यतः किया गया था। फिर देखिए अगला प्रश्न 12, इसमें क्या पूछा गया है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही होगा तो वो हो जाएगा विट्ठलनाथ। जो विट्ठलनाथ थे इन्होंने 4 स्वयं के शिष्य और इनके 4 इनके पिताजी के शिष्य बल्वाचार्य के, इन चारों को मिलाकर अष्टछाप सखों की स्थापना की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। देखिए पूछा जाएगा कि अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी, 1565 में की गई थी। यह भी प्रश्न बन सकता है कि जो अष्टछाप में कौन कौन से कवि आते हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। जो ये 4 कवि थे ये तो इनके पिताजी के कवि थे, पिताजी के शिष्य थे बल्वाचार्य जी के। इनके जो स्वयं के 4 शिष्य थे तो वो थे गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये 4 माने जाते हैं अष्टछाप के सखा। फिर देखिए अगला प्रश्न है 13, इसमें पूछा गया है सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। अच्छा प्रश्न है, ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैसे तो सारे के सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आपके समक्ष इन्हें मैं लाया हूँ। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा, ये आपको अवश्य लाभ प्रदान करेंगे। तो बताइए जो ये प्रश्न है इसका क्या उत्तर होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ये सखी संप्रदाय की संस्थापक या सखी संप्रदाय शुरू किया गया था स्वामी हरिदास के द्वारा। सी यहाँ सही विकल्प हो जाएगा। इसके पश्चात अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। तो जो गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना का पूछा गया है तो ये हो जाएगी विकल्प डी, हनुमान बाहुक। जो हनुमान बाहुक है ये गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना हो जाएगी। फिर देखिए विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक, ये सारी की सारी रचनाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास की। इनकी जो काफ़ी प्रचलित रचना मानी जाती है रामचरितमानस। अगर पूछा जाएगा तुलसीदास का समय क्या है तो 1532 इनका समय माना जाता है। भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति काव्यधारा का प्रचार प्रसार इनके द्वारा किया गया था। तो अगला प्रश्न है 15, मृगावती किसकी रचना होगी। तो जो मृगावती है ये रचना हो जाएगी आपकी कुतुबन की। किसकी, कुतुबन की। यहाँ पर जो बी सही विकल्प हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा मृगावती का समय क्या है
तो जो 1503 है, 1503 ये माना जाता है इसका समय। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी आपको ये भी बता देते हैं कि जो कुतुबन है, उस्मान है, मंजन है, जायसी, ये सारे के सारे भक्ति काल के अंतर्गत जो सूफी काव्य धारा थे उसके अंतर्गत ये माने जाते हैं। इनकी रचनाएं भी बता देता हूँ। उस्मान की रचना अगर पूछी जाएगी तो ये चित्रावली है। मंजन की रचना मधुमालती, जायसी की रचना पद्मावत। फिर है अगला प्रश्न 16। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ असंजुत बिरति विवेक। तो जो प्रस्तुत पंक्ति है ये कहाँ से उद्धृत की गई है? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, ये ली गई है रामचरितमानस से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रामचरितमानस है ये तुलसीदास की काफ़ी प्रचलित रचना मानी जाती है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है, प्रश्न में बन सकता है, परीक्षा में बन सकता है ये प्रश्न। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष। तो जो यहाँ पर पंक्ति दी गई है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। प्रस्तुत पंक्ति किसकी होगी ये बतलाना है यहाँ पर। तो जो प्रस्तुत पंक्ति है ये होगी रीतिकाल के देव कवि की। वैसे तो सारे के सारे जो केशवदास, देव कवि भिखारीदास, ये सारे के सारे रीतिकाल के हैं। चिंतामणि भी रीतिकाल के ही प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है 18। निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? तो जो यहाँ पर मतीराम का ग्रंथ नहीं होगा तो वो होगा विकल्प बी, रस विलास। बाकी रसराज, ललित राम, छंदसार ये मतीराम के ग्रंथ होंगे। अगर ये प्रश्न बनेगा कि जो रस विलास है ये किसकी रचना होगी, तो ये हो जाएगी चिंतामणि की रचना। ये भी ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें जो रीति मुक्त कवि होंगे, बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद, ये होंगे रीति मुक्त। परंतु जो पद्माकर है ये रीति मुक्त नहीं है। तो ये कौन से कवि माने जाते हैं? तो पद्माकर माने जाते हैं रीतिबद्ध कवि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 20। चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो चंडी चरित्र मानी जाती है रचना, ये किसकी मानी जाती है? गुरु गोविंद सिंह की रचना मानी जाती है चंडी चरित्र। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। तो जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये भी रीतिकाल के अंतर्गत ही माने जाते थे और इनके द्वारा सिखों के अंतिम गुरु के तौर पर भी प्रचलित थे ये। और खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी, प्रिय प्राण मोरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपर्युक्त पंक्तियों के कवि कौन है? किसके द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई हैं ये बताना है। नंददास हैं, सूरदास हैं, सत्यनारायण कवि रत्न है या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। तो जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हो जाएंगी जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा इसके पश्चात। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ था? तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें जो सही होगा उसका चयन करना है। तो देखिए जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान, ये सही विकल्प यहाँ पर चयनित होगा। ये हुई थी फोर्ट विलियम से, इसकी स्थापना हुई थी नासिकेतोपाख्यान की। अगर ये प्रश्न आपसे बने परीक्षा में कि जो नासिकेतोपाख्यान है इसके रचनाकार कौन हैं? सदल मिश्र इसके रचनाकार माने जाएंगे। कौन? सदल मिश्र। अगले प्रश्न को देखिएगा 23। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं? पहले तो ध्यान रखना है कि जो निस्सहाय हिंदू है ये उपन्यास विधा की रचना है। कौन होंगे इसके लेखक ये बतलाना है।
तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विकल्प भी, राधा कृष्ण दास। इसके पश्चात देखिएगा, अगर आपसे इसका समय पूछा जाएगा निशा हिंदू का, तो ये हो जाएगा 1890। ये भी ध्यान रखना है आपने। फिर देखिएगा यहाँ पर एक प्रश्न भी काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता है कि जो परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है। तो जो परीक्षा गुरु है, इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो ये हो जाएगा श्रीनिवास दास का। ये भी ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न है 24। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं पूछा गया है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिएगा ये हो जाएगा विकल्प भी, महारानी पद्मावती। जो महारानी पद्मावती है, ये श्रीनिवास दास का नाटक नहीं होगा। बाकी रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, ये तीनों के तीनों नाटक होंगे आपके श्रीनिवास दास के। अगला प्रश्न यहाँ पर 25 है। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? इसमें पूछा गया है, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद कब किया था, ये बताइए। तो जो सही विकल्प होगा यहाँ पर कि जो अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कब की है, तो ये हो जाएगा विकल्प ए, 1863 की। ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। फिर देखिए, जो अभिज्ञान शकुंतलम है, ये पहले संस्कृत में कालिदास के द्वारा रची गई थी। फिर जो राजा लक्ष्मण सिंह थे, इनके द्वारा इसे अनुवादित किया गया था, अनुदित किया गया था। इसका भी ध्यान रखना है। पूछा जाएगा किसकी रचना है, तो ये कालिदास की रचना थी मुख्यतः। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आज का ये हमारा लेक्चर रहा। देखने के लिए हमने मात्र 25 प्रश्नों को देखा। अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लगभग आपके 50 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो जो हमारे कोर्स को परचेज़ करने के लिए, तो जल्द से जल्द इसमें आप एनरोल होइए। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो जो पहला बैच बैठेगा, ये HP PGT हिंदी के लिए है। 15 जुलाई से इसमें एडमिशन शुरू हो जाएंगी, 15 जुलाई तक। ठीक है, 15 जुलाई तक इसमें एडमिशन शुरू है। 15 जुलाई से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसी तरह से हमारा LT-TET के लिए भी बैच बैठने वाला है। ये देखिए, ये 25 जुलाई से शुरू होगा। जिस कैंडिडेट को पता है कि उसका टेट अच्छे से नहीं गया है, उसे अपनी नेक्स्ट टेट की तैयारी करनी है, तो वो जल्द